Hello guys, welcome back to our channel. This is S George and S George welcomes you all. Today's again the second part of this video. If you have not watched the first part, go and first watch the first part of this video. Today's class 8 lesson number 11. Okay, we will continue the second part. This is from the define one, 6 questions. So what is the first question? Force. तो फोर्स का डिफाइन बोलना है. अब सब लोगों को चैप्टर एक्सप्लेनेशन हुआ होगा तो सब कुछ पता तो चल गया होगा, फिर भी आंसर लिखना जरूरी है ना. तो फोर्स, तो अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स. या खींचो या धक्का मारो, उसको क्या बोल सकते हैं अपने? फोर्स बोल सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर. ठीक है. फिर सेकेंड है प्रेशर. द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर. और प्रेशर की आपको फॉर्मूला भी पता है, P इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए, जो हमारे आंसर इन वन वर्ड में भी थी. ठीक है. तो फॉर्मूला तो सेम ही लिखनी है. फॉर्मूला लिखोगे तो आधी मार्क और भी देगी टीचर. और ये डिफाइन भी लिखनी है भाई. किसी भी इंसान पे या किसी भी जगह पे जो प्रेशर लगता है उसको, प्रेशर मतलब कोई भी फोर्स एक्ट करता है उसको बोलते हैं अपने प्रेशर. ठीक है. फिर थर्ड है एटमोस्फियर. एटमोस्फियर, देयर इज एयर ऑल अराउंड अस. दिस एनवलप ऑफ एयर इज नोन एज एटमोस्फियर. हमारे चारों आजू बाजू पूरा एयर से भरा हुआ है. हमारे आजू बाजू भी भरा हुआ है और हमारे अर्थ के भी आजू बाजू पूरा एयर से भरा हुआ है. वो एयर को बोलते हैं एटमोस्फियर. क्या बोलते हैं भाई? सबका ध्यान है ना? एटमोस्फियर. जल्दी से जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करें और बाजू में बेल आइकन भी दबाएं और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें और भी मज़ा आए आपका वीडियोस और भी बनाने में. ठीक है. अभी है क्वेश्चन नंबर 7. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट. छोटे छोटे ही है पर थोड़े बड़े हैं, थोड़े छोटे हैं. ठीक है. तो पहला क्वेश्चन चलिए चालू करते हैं. नेम द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग वाटर हेल्ड अबव द ग्राउंड लेवल इन द हैंड. डिस्कस व्हाई द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बकेट डू नॉट ब्रिंग अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन. अब ये क्या बोलना चाहते हैं, कैसे बोलना चाहते हैं, पहले उसका आंसर पढ़ के फिर ही बताएंगे. क्या बोलते हो? ठीक है ना. एक मिनट रुक जाओ. The gravitational force and the muscular force are acting on a plastic bucket. अब जो अभी इन्होंने क्या बोला है कि भाई एक प्लास्टिक बकेट है. ठीक है. उसके अंदर थोड़ा वाटर भरा हुआ है, वो थोड़ा ग्राउंड लेवल से ज़्यादा है. तो अभी उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है? तो उस पर पहले तो भाई हम बोलेंगे कि भाई उसके पे मस्कुलर फोर्स लग रहा है. कौन सा? मस्कुलर फोर्स. और मस्कुलर फोर्स हमारा वो कॉन्टैक्ट फोर्स है. हैंड की बात आई मतलब हमेशा कॉन्टैक्ट फोर्स की सॉरी, हैंड की बात आई मतलब हमेशा कॉन्टैक्ट फोर्स ही होगा. तो कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा है? मस्कुलर फोर्स है. फिर सेकंड, द मस्कुलर फोर्स एक्टिंग ऑन द बकेट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन व्हाइल द ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. अब एक बंदा है, वो बेचारा बाहुबली की तरह है, तो बकेट पकड़ के खड़ा है. तो बकेट कैसे ही पकड़ेगा? ऊपर ही पकड़ेगा ना, नीचे थोड़ी पकड़ेगा. अब वो बकेट ऊपर पकड़ रहा है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसको नीचे धक्का दे रहा है. तो ठीक है, दोनों फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स भी और मस्कुलर फोर्स भी. फिर both the forces are equal in magnitude, so the force acting on the bucket is 0. Hence the forces are, hence these are the forces acting on the bucket do not bring change in the state of motion. अब वो बकेट का शेप मोशन इसके लिए नहीं होता क्योंकि अभी जो बंदा है वो भी प्रेशर लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी प्रेशर लगा रही है. अब दोनों प्रेशर लगा रहे हैं ना, तो आपको पता है माइनस माइनस क्या होता है? वो कुछ भी, कोई भी चेंज नहीं होता है, वो ही रहता है. भले आंसर प्लस होता है पर चेंज होता है, साइन में नहीं होता है. तो वैसे हमारे अगर दो फोर्स है ना, दोनों एक जितने फोर्स है ना, तो उस पर कोई चेंज होगा नहीं. इसके लिए हमारा नेट फोर्स क्या होगा? 0. ठीक है. फिर अ रॉकेट हैज बीन फायर्ड अपवर्ड्स टू लॉन्च अ सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट. नेम द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रॉकेट इमीडिएटली आफ्टर लिविंग द लॉन्चिंग पैड. अब मेरे ख्याल से तो आप सब में से बहुत कम लोग हुए जिन्होंने रॉकेट का लॉन्च देखा है, पर देखा है तो मेरे को बताना जरूर कि मैंने रॉकेट का लॉन्च देखा है. आपने, आपका एक्सपीरियंस कैसा था नीचे कमेंट सेक्शन में. तो मैं बताता हूँ रॉकेट लॉन्च में क्या होता है कि भाई उसमें बहुत सारा फायर निकलता है. ठीक है. वो रॉकेट लॉन्च में, तो उस पर हम पूछ रहे हैं कि भाई ये रॉकेट जब लॉन्च होता है तो उस पर कौन सा फोर्स लगता है. अब रॉकेट ऊपर जाता है कि नीचे जाता है? तो भाई रॉकेट ऊपर जाता है. अब ऊपर जाता है तो कौन सा फोर्स लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स. एक ही सीधी सी बात है भाई, ऊपर जा रही है कोई भी चीज तो उसको अपोज करने के लिए ऊपर से लगता है फोर्स, जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो उसको ऊपर जाने से रोकता है. और इसका एक और एग्जांपल है, आपका बॉल है जो आप हवा में फेंकोगे वो हमेशा नीचे आएगा. क्यों ऐसा? क्योंकि उस पर
ऑपोजिशन होता है। किसका होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स का होता है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉकेट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो उसको वापस लाने की कोशिश करता है, पर हमारी रॉकेट का पावर इतना होता है कि वो सीधा स्पेस में सैटेलाइट में चले जाता है, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू द एयर एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द रॉकेट। और अभी दूसरा हमारा छोटा भाई भी आएगा, फ्रिक्शनल फोर्स। अब रॉकेट भी टकरा रहा है और उसके साथ एयर और फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स भी टकरा रहे हैं। तो रॉकेट और ग्रेविटेशनल फोर्स जब मिलेंगे ना तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। तो एक और फोर्स हमारा जो है वर्क कर रहा है वो है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। फिर व्हाट इज फोर्स, उंगली, ठीक है चलो। व्हाट इज फोर्स एक्सप्लेन विद द सम एग्जांपल। अ पुल और अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। अरे वाह सर वाह, तालियां तालियां। सेम टू सेम डिफाइन है, यही आपने अगर डिफाइन याद किया होगा तो यहाँ पे आप एग्जांपल लिख सकते हो और डिफाइन भी लिख सकते हो कि भाई किसी भी चीज को पुश करो या पुल करो उसको बोलते हैं फोर्स। अब इसके एग्जांपल भी देने हैं तो मैंने 3 एग्जांपल दिए हैं, आप उससे भी ज्यादा दे सकते हो, बहुत अच्छी बात है। अ बैट्समैन हिटिंग अ बॉल, बहुत सही बात है। फिर मूविंग अ लोडेड कार, ये भी सही है। ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ द डोर, ये भी सही बात है। और अभी आप मेरे लाइक के बटन को दबा रहे हो, इसको भी बोलेंगे फोर्स लगाया आपने मेरे लाइक के बटन पे, और वो सब्सक्राइब इन बटन पर दबा देना, ठीक है। फिर इन अबव एग्जांपल ईच ऑफ दिस एक्शंस कैन बी ग्रुप्ड एज द पुल और पुश, और पुल और पुश मतलब फोर्स। फिर व्हाट इज द स्टेट ऑफ मोशन, हाउ कैन change a force change a state of motion. The state of motion of an object is described by its speed and the direction of the motion. किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन कैसे बता सकते हैं, उसकी स्पीड कितनी है और वो ऑब्जेक्ट कैसा है, ठीक है। फिर द स्टेट ऑफ द रेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी द रेस्ट ऑफ द जीरो स्पीड। अब कोई भी आराम कर रहा है, जैसे मैं बैठा हूँ, आप भी बैठे हो, मेरे वीडियो सुन रहे हो, तो आप आराम कर रहे हो, तो आपकी जो मोशन है वो क्या है, आप रेस्ट में पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कुछ तो कर रहे हो पर आराम कर रहे हो, जीरो स्पीड में आपकी। फिर एन ऑब्जेक्ट में बी एट द रेस्ट और मोशन इन बोथ द स्टेट, बोथ आर इन द स्टेट ऑफ मोशन। अगर ऑब्जेक्ट भी आराम कर रहा है और आप भी आराम कर रहे हो तो दोनों स्टेट क्या है, आराम वाला स्टेट है। व्हेन फोर्स अप्लाइड टू एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इट मूव्स। सीधी सी बात है भाई, किसी भी कोई भी रुकी हुई चीज है, अभी आप बैठे हो शांति से, अभी आपके मम्मी पापा ने आपको कहा भाई बेटा पानी पिला दे, तो आप जरूर उठ के पिलाओगे ना, तो आपके ऊपर फोर्स लगाया और आपने काम किया, ठीक है। फिर if the force is applied in the direction of the motion of an object then its speed increases, its force is applied in the opposite direction that the speed decreases. सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर आप चल रहे हो, ठीक है, और हवा तेज है आपके डायरेक्शन में तो आप बहुत तेज चल सकोगे, पर अगर आप चल रहे हो और हवा जो है वो आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो आपकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। फिर व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। अगर फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगता है तो उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, उसका जो परिणाम है वो क्या आता है। तो इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स आर, फर्स्ट पॉइंट, अ फोर्स में मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। अगर आप शांति से बैठे हो या कोई भी चीज ऑब्जेक्ट शांति से बैठी है, अगर उसके फोर्स लग गया तो उसको चलना ही पड़ेगा, नहीं चलेगा तो लाता पड़ेगा उसको। फिर अ फोर्स में चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग। अगर आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर आपकी गाड़ी है, आप चला के जा रहे हो और उस पर फुम करके फुल एक्सीलरेटर लगा दिया और बहुत सारा फोर्स लगा दिया, तो उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। फिर अ फोर्स में ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को मोटा कर सकता है, पतला कर सकता है, और छोटा कर सकता है, बड़ा कर सकता है। बस क्या होना चाहिए, फोर्स लगना चाहिए, तो काम होना ही होना है। फिर अ फोर्स में कॉज सम और ऑल ऑफ दिस इफेक्ट्स। अगर फोर्स लगे तो शायद तक तो सारे इफेक्ट्स हो सकते हैं, या तो फिर इनमें से कुछ इफेक्ट होंगे। किससे, ये सारे में क्या पढ़ रहा हूं, अगर एक बार ध्यान से सुन के वापस से सुने, इसके लिए मैं आप सबके लिए वीडियो बनाता हूं ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। आपको जितनी बार मेरी आवाज़ सुनी है सुनो, पर पढ़ाई में ध्यान दो और आगे बढ़ो, पढ़ते रहो, ठीक है। फिर एक्सप्लेन कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट forces. Contact forces, the forces which come into action only when two objects come in physical contact with each other are called contact forces. जब एक और दो ऑब्जेक्ट एक साथ मिल जाते हैं ना,
दो ऑब्जेक्ट एक साथ मिल जाते हैं और फिर कोई एक्शन करते हैं ना, उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्सेस। जैसे आपका है ना वो मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स, ये दोनों किसके एग्जांपल है? कॉन्टैक्ट फोर्सेस के एग्जांपल है। किसके? कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, फिर उसके बाद है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, द फोर्स विच कम इनटू एक्शन विदाउट एनी कॉन्टैक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ ईच अदर आर कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जिसको किसी की जरूरत नहीं है। जैसे आप लोगों ने अपने आप को कभी कभी बहुत बड़ा समझते हो ना, तो आप कभी कभी अपने आप को नॉन कॉन्टैक्ट समझते हो, भाई मुझे किसी की जरूरत नहीं है, हम बहुत खुद ही आगे बढ़ जाएंगे, पर ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो वैसे फोर्सेस को बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। उसका एग्जांपल है मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और तीसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये सब किसके एग्जांपल है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जांपल है। फिर व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? व्हाई इट इज कॉल्ड अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज body on another charged or uncharged body is known as electrostatic force। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैंने एक आपका एक्सप्लेनेशन का भी वीडियो बनाया था जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मैंने एक्सप्लेन किया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है भाई? वैसा फोर्स जिसपे अगर समझो आपके पास कोई कोम्ब है, ठीक है, तो कोम्ब है, तो कोम्ब पे कोई चार्ज होता नहीं है, पर मैं आपके हेयर में उसको बहुत बार रब करूँ ना तो उसमें चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है? चार्ज आ जाता है। तो वो चार्ज की वजह से वो जो कोम्ब होता है ना वो कुछ एक्शन कर सकता है, वो कुछ एक्शन कर सकता है और उसके अंदर एक चार्ज आ जाएगा, मतलब वो एक क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसमें जनरेट हो गया। क्या हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट हो गया। दिस फोर्स कम्स इनटू कांटेक्ट इवन व्हेन द बॉडीज आर नॉट इन कांटेक्ट। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस देयरफॉर इज द एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके लिए हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या, किसी भी बॉडी को कोई भी कांटेक्ट में आने की जरूरत नहीं है, दूर से ही काम हो सकता है। ठीक है, कोई भी काम दूर से ही किया जा सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर। फिर उसके बाद क्या है? एटमोस्फियरिक प्रेशर। प्रेशर है पर कैसा है? एटमोस्फियर का प्रेशर है। अब एटमोस्फियर का प्रेशर क्या होता है भाई लोग? जैसे हमारे वो एटमोस्फियर में जो हवा बवा चलती रहती है ना, तो वो सब प्रेशर है। तो स्टेट डिवाइसेस अप्लायंसेस वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैक्ट। तो पहला क्या है? द फॉलोइंग डिवाइसेस अप्लायंसेस वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ द एटमोस्फेरिक प्रेशर्स आर एज फॉलोज। ये तो लिखना बहुत जरूरी है, आपको पता है ना, इससे काम हमारा बन जाता है आसान, हमको क्या पॉइंट्स मिल जाती है इससे। तो पहला क्या है? सिरिंज इज यूज्ड इन अ हॉस्पिटल। अगर आपने खाई है तो ठीक है, नहीं खाई है तो भी अच्छी बात है। तो भाई जो सिरिंज हमारे हॉस्पिटल में यूज करते हैं वो एक एग्जाम्पल है किसका? हमारे एटमोस्फेरिक प्रेशर का एग्जांपल है। किसका? एटमोस्फेरिक प्रेशर का एग्जांपल है। फिर उसके बाद क्या है? फिर रबर सकर जो ड्रॉपर बोलते हैं ना, वो भी हमारा नॉन ये एटमोस्फेरिक प्रेशर का एग्जांपल है। फिर स्ट्रॉ टू ड्रिंक जूसेस, हाँ बस ऐसे ही वही वाला बोला था, तो वो भी हमारा एटमोस्फेरिक प्रेशर का एग्जांपल है। एटमोस्फेरिक प्रेशर की वजह से हम लोग ये सब कर पाते हैं, नहीं तो ये सब पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सप्लेन giving scientific reason. The nail is pushed into wooden plank from its pointed end. अच्छा, अभी ऐसा क्यों होता है? आपने अगर खिल्ली किसी को मारी है, मारने की तो बात नहीं कर रहा मैं, बोल रहा हूँ अगर खिल्ली कभी लगाई है तो आपने देखा होगा कैसे लगती है। पॉइंटेड पार्ट से जल्दी लगती है और उस पार्ट से लगती ही नहीं है। तो उसका रीज़न क्या है, ये हमसे सवाल पूछ रहे हैं। तो अभी उसका रीज़न ये है कि भाई चलो पढ़ के बता देते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं कि भाई the area of the pointed end of the nail is much smaller than of its head। जो हमारे नेल होता है ना, वो जो नेल का जो पॉइंटेड पार्ट होता है ना, उसका एरिया क्या होता है? स्मॉलर होता है। क्या होता है? स्मॉलर होता है कंपेयर टू जो बड़ा वाला पार्ट होता है। द सेम फोर्स therefore produces a pressure sufficient to push the pointed end of the nail into the wooden प्लैंक। और वो जो बड़ा वाला पार्ट है उसकी वजह से क्या होता है? हम जो फोर्स लगाते हैं ना, उसकी वजह से पॉइंटेड पार्ट फटाफट अंदर चले जाता है। सो द नेल इज पुश्ड इनटू अ वुडन प्लैंक फ्रॉम इट्स पॉइंटेड एंड। ये आंसर भी मेरे को थोड़ा इंपॉर्टेंट भी लग रहा है कि भाई ऐसा आंसर ये लोग एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये थोड़े इंपॉर्टेंट टाइप आंसर है। हमारे साइंटिफिक रीजन तो पूछते रहते हैं। ठीक है, तैयार है ना आप लोग? जरूर तैयार है ना, क्योंकि इस बार का पेपर थोड़ा ठीक ठाक आएगा, क्योंकि बहुत सारे लॉकडाउन में आप लोगों ने जलसा कर लिया ना, तो अभी थोड़ा जलसा कम करने का, क्या करने का? जलसा कम करने का पर
कम करने का, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, द शोल्डर बैग्स आर प्रोवाइडेड विद अ ब्रॉड स्ट्रेप्स। अब जो आपका शोल्डर बैग है, स्कूल बैग है, जो भी है, उसके अंदर ब्रॉड स्ट्रेप्स, ब्रॉड स्ट्रेप मतलब मोटी पट्टियाँ क्यों होती है, तो मोटी पट्टियाँ इसके लिए होती है, वी नो दैट लार्जर इज द एरिया, सॉरी वन सेकेंड, तो उसमें क्या होता है, शोल्डर्स बैग्स आर प्रोवाइडेड विद द ब्रॉडर स्टेप एज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑन विच द फोर्स इज एक्टिंग। बाय डूइंग सो प्रेशर डिक्रीजेस एज द pressure is equals to force upon area. If the bags were provided with the thin step, the pressure would have increases causing the pain in the shoulders. तो क्या होता है भाई, आप जो कोई भी बैग यूज करते हो, आप तो स्कूल बैग यूज कर रहे हो क्योंकि आप छोटे बच्चे हो, तो उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कि भाई उनके जो स्ट्रैप्स होते हैं ना बहुत मोटे मोटे होते हैं कंपेयर टू अदर थिंग। वो इसके लिए होते हैं कि भाई अगर आप बैग को उठाते हो, ठीक है, बैग को उठा के आप स्कूल जाते हो, कैरी करते हो, तो उसमें वेट बहुत सारा होता है आपकी बुक्स का। अगर वेट बहुत सारा होगा ना और बैग की स्ट्रैप्स जो है वो पतली होगी, तो आपका जो शोल्डर है वो बहुत दुखेगा और आप उसको कैरी भी नहीं कर पाओगे क्योंकि इसकी बुक्स का हैवी वेट है ना, तो वो उसके वजह से आप नहीं उठा पाओगे। तो इसके लिए जितना आपका जो स्ट्रैप्स मोटा होगा ना, उतना आसानी से आप उस बैग को उठा पाओगे। क्योंकि देखो हमारा जो स्ट्रैप्स है वो छोटा से, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, हमारा स्ट्रैप्स कम ब्रॉडर होता है क्योंकि छोटे बच्चों को ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा एरिया देते हैं क्योंकि वो अच्छे से उठा पाए कंपेयर टू हमारे बैग। ऐसे तो जितने ब्रॉडर स्टेप्स हो हमको वैसा ही बैग लेना चाहिए, ठीक है, ताकि हमको कोई तकलीफ भी ना हो। फिर उसके बाद क्या है, पॉटर्स प्लेस अ राउंड पीस ऑफ क्लॉथ ऑन देयर हैंड व्हेन दे हैड टू कैरी द लोड्स। अब पॉटर कौन होते हैं, तो पॉटर को आपने तो मिले नहीं हो, पर पॉटर में बता दूं कि भाई कूली होते हैं। क्या कौन होते हैं, कूली होते हैं जो हमारा माल सामान ले जाते हैं ना, जो ट्रेन में या कहीं पे भी बस में, तो वो माल सामान ले जाने वाले कूली होते हैं पॉटर। तो पॉटर्स क्यों अपने हेड के ऊपर जो कपड़ा बांधते हैं ना, कपड़ा बांध के क्यों रखते हैं, ऐसा उसका रीजन क्या है, तो उसका रीजन मैं आपको अभी आंसर करके बताऊंगा कि भाई पॉटर्स प्लेस अ राउंड पीस ऑफ क्लॉथ ऑन देयर हैंड्स when they have to carry heavy loads. By doing this, they increase the area of the contact of the head with their head. So the pressure on their head is reduced and they find it easier to carry the load. अब क्या होता है कि भाई जो पॉटर होता है ना, वो पॉटर क्या करता है, अपने हाथ से एक कपड़ा गोल गोल लपेटता है, घुमाता है मतलब, और वो लपेटने के बाद अपने सर पे रख देता है। अब वो सर पे रखता है ना, और सर के ऊपर फिर कपड़े के ऊपर लगेज रखता है, तो क्या हुआ, कपड़े और सर और लगेज के बीच में कौन आ गया, कपड़ा आ गया, जिसने जो सर का जो कांटेक्ट था डायरेक्ट लगेज से बचा दिया। अब डायरेक्ट लगेज से कांटेक्ट बचा दिया ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, पॉटर को तकलीफ नहीं होती है, उसके सर में कोई तकलीफ नहीं होती है, वो आसानी से लगेज उठा के चल सकता है, ऐसे चल के आपका सामान आपकी जगह पे पहुंचाता है और उसको कोई तकलीफ भी नहीं होती है। और उसमें क्या होता है, एरिया भी होता है, डिस्टेंस भी बढ़ जाता है सर का और लगेज का, और इसकी वजह से आसानी से पॉटर उठा के चलता बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, छोटी सी मैच द फॉलोइंग है, वो करके फिर चैप्टर का दी एंड करेंगे। पहला आंसर क्या है, प्रेशर, तो प्रेशर का क्या आएगा, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया, ये फॉर्मूला वाला। फिर मस्कुलर फोर्स वो क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड मतलब क्या बोलते हैं, अब वो पुल पुश इसके लिए कैंसिल किया क्योंकि वो आंसर एप्लीकेबल नहीं लग रहा था। तो स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स मतलब स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स। फिर ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, वो एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, वो क्या है, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। और यहाँ पे हम करते हैं हमारे लेसन नंबर 11 का दी एंड। प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। बाय, एस जॉर्ज लव्स यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू फॉर बीइंग विद एस जॉर्ज।